चलिए सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इसमें पिक्चर क्लियर नहीं होता। तो कल हमने कुछ चीज़ें बताई थी कि किस प्रकार से थॉट प्रोसेस करें, किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करें, प्रीलिम्स का प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ के लिए। तो ये प्रैक्टिस वाली बात तो कल हमने बता दी। आज थोड़ा साइंस टेक में चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं बता रहा हूँ कि स्पष्ट नहीं होता, इमेज स्पष्ट नहीं होता, पिक्चर क्लियर नहीं होता। यानी कि बहुत सारे लोग समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कितनी करें। क्योंकि एक तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में तैयारी करने के लिए आए और उन्होंने सफलता प्राप्त की और विशेषज्ञता हासिल की और उसके बावजूद पढ़ा रहे हों। ऐसे बहुत कम लोग हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में आए नहीं कभी। ऐसे लोग भी सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा रहे हैं जो इस फील्ड में कभी आए नहीं, इसकी तैयारी भी उन्होंने कभी नहीं की। वो बैंकिंग की कर रहे थे, एसएससी की कर रहे थे। बीच में सीसेट का इम्पोर्टेंस बढ़ गया था क्योंकि उसके मार्क्स जो है वो जुड़ने लगे थे। तो उनको लगा कि जो सिविल सर्विसेज है वो अब हमारी एग्ज़ाम हो गई है बैंकिंग वालों की। तो उन्होंने अपना एप्टीट्यूड के नाम पर जो है अपनी दुकान लगा दी और उन्होंने कहा कि अब हम आईएएस का भी पढ़ा देंगे। तो ऐसा करके उन्होंने आईएएस की भी कोचिंग शुरू कर दी। तो साथ में जीएस बाद में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ा रहे थे सीसेट वाला और जीएस उन्होंने अपने इसमें ऐड कर लिया और कोचिंग चालू कर दी। तो अब वो उनकी कोचिंग क्लास बहुत ज़ोरदार चल रही है आजकल, बहुत धड़ल्ले से चल रही है उनकी कोचिंग। क्योंकि बच्चों को सीधा एसएससी और सीजीएल और ये वाली एग्ज़ाम्स में से सीधा निकल करके उधर जाते हैं तो वो लैंग्वेज एकदम से उनको समझ में आती है। तो उनको लगता है ये सर परफेक्ट हैं और ये बढ़िया बता रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ दुरुस्त कर लेना चाहिए। सिविल सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से समझना आना चाहिए। सब्जेक्ट में सेगमेंटेड जो पढ़ाई करते हैं और सब्जेक्ट में बांटते हैं सेक्शनल वाले में, वो अच्छी बात है, सब्जेक्ट में बांट के पढ़ना चाहिए। लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है तैयारी का वो है इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी अलग अलग डिसिप्लिन को जोड़ करके पढ़ना आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए। कोई भी डिसिप्लिन अलग नहीं है। कई लोगों को लगता है कि जो साइंस टेक है, हम साइंस टेक पढ़ेंगे तो फिर वो तो करंट अफेयर्स का पार्ट भी है, जनरल साइंस का पार्ट भी है। वो तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी चला जाता है साइंस टेक वाला। बहुत सारा पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं और साइंस टेक्नोलॉजी, वो तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आप पढ़ते हो। फिर चूंकि इसी साल आई है, 2022 में आई है, 2021 में, तो वो करंट अफेयर्स का हिस्सा हो जाएगा। और चूंकि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है वो सीधा के सीधा ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, तो कई बार वो ज्योग्राफी लगेगा आपको, क्योंकि समुद्र के अंदर बात हो रही है। ठीक है, या पर्यावरण में और कहीं बात हो रही, तो भूगोल जो है वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ नजर आता है। तो ऐसे सब्जेक्ट जुड़ते जाते हैं। तो पिक्चर दरअसल क्लियर होनी चाहिए कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं वो कोई सेक्शनल पढ़ाई नहीं कर रहे। हमको एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ करके, किसी के साथ भेदभाव करके, किसी सब्जेक्ट को नफरत करके, किसी सब्जेक्ट को आइसोलेट करके, अलग अलग किताबें रख के, इसके नोट्स ये वाले हैं, ये नोट्स हम इधर नहीं आने देंगे, ये कागज़ कभी इधर घुस गए। तो करंट अफेयर्स भी अलग अलग होता है। किसी दिन डिफेंस का करंट अफेयर्स आता है, डिफेंस का आर्टिकल आता है, किसी दिन स्पेस का आ जाता है, किसी दिन पॉलिटी का आ जाता है, किसी दिन सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है, यानी पूरी तरह से लीगल वाला भी आ जाता है। कभी कभी सीधा सीधा आईपीसी से जुड़ा हुआ आ जाता है, सीआरपीसी में अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ आ जाता है। कभी हिस्टोरिकल आ जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई नई साइट निकल आई और वहाँ एक्सकेवेशन हो रहा है और वहाँ एक इंडस्ट्री, टूल इंडस्ट्री मिली है, फलाना है, तो उसके क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर इकोनॉमी तो सदाबहार है ही है न्यूज़पेपर के लिए कि आज शेयर मार्केट धड़ाम है, ये है, वो है, नया आईपीओ है,
या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है, और इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई खबरें, और वो सब तो आपका रोज का करंट अफेयर्स है। तो इकोनॉमी तो रोज का काम ही है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री कभी कभी आएगा, लेकिन साइंस टेक हमेशा जुड़ा रहता है, ध्यान रखें, करंट अफेयर्स। साइंस टेक की कोई न कोई खबर हमेशा न्यूज़पेपर में होगी। जैसे इकोनॉमी होती है तो इकोनॉमी का परसेंटेज हम मान लें करंट अफेयर्स में 30% तक, तो साइंस टेक का 12%, 13%, लेकिन होता वो भी है। पॉलिटी 5% होता है, और वो भी कभी कभी होता है, ठीक है। बाकी उसको पॉलिटी नहीं कहेंगे हम लोग। जब संसद चल रही होगी तब पॉलिटी की खबरें ज़्यादा होगी, विधेयक पेश होगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, तब खबर होगी कि कानून बन गया, तब वो थोड़ी सी पॉलिटिक खबर होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जब आते हैं तो उसके ऊपर जो एनालिसिस आता है तो उसकी बात अलग होगी। बाकी सोशल इश्यूज़ और पब्लिक इश्यूज़ वो ज़्यादा होते हैं। सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और साइंस टेक, ये सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स में आता है, ठीक है। तो पिक्चर थोड़ा सा क्लियर आप लोग कर लीजिए। तैयारी के समय में हमको कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नेग्लेक्ट नहीं करना है, सबका अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर उनमें ये डायलेमा रहेगा तो फिर वो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत समय तक तो वो तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हमारा सिलेबस है और क्या हमको करना है। सिलेबस आपका कुछ नहीं है, 3 बड़े सिलेबस हैं आपके, 3 बड़ी चीज़ है, 3 बड़ी चीज़ है। कौन सी बड़ी चीज़ है? एक तो खुद ह्यूमन के मैं 3 पार्ट कर देता हूं। एक तो ह्यूमन, दूसरा सिटीजन, एक आप ह्यूमन कर लीजिए, दूसरा सिटीजन कर लीजिए, और तीसरा उसमें वीकर सेक्शन कर लीजिए। तो एज ए ह्यूमन आपको बहुत सारी चीजें हैं, ये लक्ष्य है, ये टारगेट्स हैं सिविल सर्विसेज के। ह्यूमन एक टारगेट है कि ह्यूमन के फेवर में काम करना है, मानव के लिए काम करना है, मानव के लिए काम करना है। और जब हम राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो राष्ट्र में नागरिक होते हैं, राष्ट्र में जो मानव होते हैं उनको नागरिक कहा जाता है। लेकिन केवल ह्यूमन तो विदेशी आदमी है जो भारत का नागरिक नहीं है, वो ह्यूमन तो है ही, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा, इन दोनों में भी जो सबसे ज्यादा काम करना है वो वीकर सेक्शन पे करना है, कमजोर वर्गों के लिए। तो आपका टारगेट 3 हो गए, तो आपका सिलेबस हो गया जो भी इन 3 चीजों पे केंद्रित है, जो भी इन 3 चीजों पे है वो आपका टारगेट है। अब एक तो ये हो गया। दूसरा, ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, मानव के फायदे के लिए, मानव के विकास के लिए, सिटीजन के विकास के लिए, वीकर सेक्शन के फायदे के लिए कौन सी इकोनॉमी होगी, उसके लिए जो इन्वायरमेंट पढ़ना है, यानी इन्वायरमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी, नहीं तो ह्यूमन खतरे में आ जाएगा, सिटीजन को नुकसान होने लग जाएंगे। कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा सफर करेगा। जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती तो कार वाले तो एसी चला के बैठ जाते हैं, लेकिन सड़कों पे पैदल चलने वाले आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, उसके पास तो छाता भी नहीं होता कई बार। तो जो वीकर सेक्शन है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये वो जो चीजें हैं जो कि इसको प्रभावित कर रहे हैं, किसको प्रभावित कर रहे हैं? ह्यूमन को। तो अब आपको उस तक जाना है। एक तो आपने टारगेट ये देख लिया, और दूसरा हिस्सा आपने देख लिया कि जो प्रभावित करने वाली चीजें, हेल्थ के इंपैक्ट आने, हेल्थ के इश्यूज, बीमारियां, वैक्सीन्स। फिर साइंस टेक्नोलॉजी किसकी भलाई के लिए? ह्यूमन की भलाई के लिए, सिटीजन्स की भलाई के लिए साइंस टेक्नोलॉजी है। फिर पॉलिटी हम क्यों पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? लॉ किसके लिए? ह्यूमन की भलाई के लिए है, सिटीजन की भलाई के लिए है, और कमजोर वर्ग के लिए है। ये तीनों चीजें। और तीसरे नंबर पे इनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, कंप्लायंस, और उसके बॉटलनेक्स, उसकी कमियां, कहाँ कहाँ कंस्ट्रेंट्स है, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, ठीक से नहीं बना है वो भी दिक्कत हो सकती है कि कानून ठीक से नहीं बनाए थे। देखिए, कभी भी ह्यूमन, सिटीजन और वीकर सेक्शन दिक्कत नहीं है। कई पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं को दिक्कत मानने लग जाती है। ये गलत है। ये तो एक सेटअप है, ये तो रहेगा, ये दिक्कत नहीं है।
आपने पार्किंग ठीक से नहीं की, कहीं भीड़ आई है, तो लोग समस्या नहीं है, लोगों का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ, प्लानिंग ठीक से नहीं हुई, उनके खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं हुई, उनकी पानी की ठीक से नहीं हुई, उनकी पार्किंग ठीक से नहीं थी, भगदड़ मच गई और लोग मर गए, इसका मतलब फेल्योर है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट ठीक नहीं था। तो अब आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा कि सब इंटरमिंगलिंग है, पूरा का पूरा इंटरडिसिप्लिनरी है, एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन को छुएगा। आपको इन 3 को फोकस करना है, 3 आपके लक्ष्य हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो साधन है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उनको इम्प्लीमेंट कराना, शासन जो चुन करके जाएगा उसका काम है कानून बनाना, और वो जो बना हुआ कानून है उसको लागू करवाना आपका काम। और उद्देश्य होगा इनको ईजमेंट देना, इनके लिए वेलफेयर करना, इन तक वो सारी सर्विसेज एक्सेस करवाना, ये लक्ष्य है। अब आपका सिलेबस तय हो जाएगा। अब कौन कौन सी चीजें, अब मुझे नहीं लगता न्यूज़पेपर में फालतू की ऐसी कोई चीज होगी। अब कल से न्यूज़पेपर में कई बार फालतू की चीज आती है, न्यूज़पेपर वाले बहुत सारी ऐसी खबरें भी छापते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, उसका वेलफेयर से भी कोई मतलब नहीं, वीकर सेक्शन से भी कोई मतलब नहीं, कंप्लायंस से भी कोई लेना देना नहीं है, ना अथॉरिटी से कोई लेना देना है, बट खबर है ऐसे ही है। तो वो आपके काम की नहीं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए किसी नेता ने अपने बच्चे के शादी में पैसा लुटाया, या इस प्रकार की कोई खबर है, या वहाँ इतने हाथी थे और इतनी कारें थी और फलाना था, और इन सब से क्या लेना देना है। या तो फिर नेगेटिव हो कि वो जनता के पैसे करप्ट आदमी था, घोटाले करके और इतनी महंगी शादी कर रहा है, तो खर्चीली शादियाँ नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का कोई मैसेज होना चाहिए, खबर में कोई मैसेज होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे केवल रॉ इन्फॉर्मेशन होती है कि ऐसा ऐसा हुआ है वहाँ पे, तो ऐसी खबरें आपके काम की नहीं। तो अखबार में से भी खबरें अपने आप छटती हुई चली जाएगी, आपके इन 3 चीज़ों की खबरें जुड़ जाएगी। तो आपको चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। 3 तो आपके मैंने बता दिया टारगेट हो गए, और बाकी जो तमाम सब्जेक्ट हैं जो वो है उनके माध्यम से उनका वेलफेयर करना है। और दूसरा है कि फिर कानून जो बने हैं, स्कीम बनी है, प्लान बने हैं और तमाम प्रोग्राम बने हैं गवर्नमेंट के, तो वो प्रॉपर बने हैं कि नहीं, दिक्कतें कहाँ कहाँ हैं, बाधाएं क्या क्या हैं, वो कैसे दूर होंगी, इन सब की जो स्टडी है, उन सब की जो आलोचनात्मक क्रिटिकल एनालिसिस जो है, आलोचनात्मक विश्लेषण हमेशा आलोचनात्मक होगा। ध्यान रखिए, सरकार के क्रियाकलापों का कभी भी विश्लेषण तारीफ वाला नहीं होगा। तारीफ वाले विश्लेषण का कोई फायदा ही नहीं है। आलोचनात्मक ही विश्लेषण होता है, क्रिटिकल एनालिसिस ही होता है। एनालिसिस जब भी करेंगे आप तो क्रिटिकल ही होता है, तारीफ का कोई मतलब नहीं होता। आप मजदूर पकड़ के लाते हो तो आप उसकी तारीफ नहीं करते, बल्कि उससे काम लेते हो। तो जिससे भी आपको काम लेना है, जो भी आपके लिए काम करेगा, आप उसकी तारीफ करने नहीं बैठोगे। नहीं तो अरे तुम तो बहुत जोरदार काम करते हो, आओ बैठते हैं चाय पीते हैं, कहाँ काम वाम में लगे हुए हो, ये तो सब होता रहेगा काम वाम, आओ खाना खा लो। ऐसा नहीं होता। आप हमेशा उससे शिकायत करते हो, हाँ हाँ ठीक कर रहे हो, लेकिन और करो, तेज करो, जरा जल्दी से करो। वो कल तुमने वो छोड़ दिया था, इसलिए देखो अच्छा ठेकेदार होता है, वो अपनी साइट पे जाके हमेशा चिल्लाता रहता है, ये क्या पड़ा हुआ है, वो काम अभी तक नहीं हुआ। तो कुछ लोग आकर के बताते हैं सर ये वाला तो समय से पहले हो गया है, वो ऐसा हो गया। तो मैंने 1-2 ठेकेदारों से ऐसे ही, मतलब जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे बात की, तो डेवलपर थे, बिल्डर थे, तो उनसे ऐसे ही मैंने बोला, मैंने कहा सब कुछ आपके लोग तो तारीफ कर रहे हैं और ये आप तो उन पे चिल्ला रहे थे। बोले सर यही स्टाइल है, यही करना पड़ता है, अदरवाइज ये करते ही नहीं है, समय पर काम पूरा ही नहीं होता। यही तरीका है काम कराने का, यही तरीका है, ठीक है। तो जनता उस कॉन्ट्रैक्टर, जनता को अपना काम कराना है, तो इसलिए जनता को, एडमिनिस्ट्रेटर को, स्टूडेंट्स को, न्यूज़पेपर को, मीडिया को हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, हमेशा कमी बतानी पड़ेगी, हमेशा चीज़ में सलाह देनी पड़ेगी, हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के मेंस में, उन सब में क्रिटिकल एनालिसिस लिखा रहता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचना करनी है आपको।
कि इसमें ये ठीक नहीं था, उसमें ये ठीक नहीं था। आप ये नहीं कह सकते थे कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। आप ये नहीं कह सकते थे कि कोरोना में नर्स ने अच्छा काम किया था, पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया था, राशन वाले ने बहुत बढ़िया काम किया था। इस प्रकार का आंसर नहीं हो सकता। 1 करोड़ लोग मरे तो हो सकता है केवल 4 लाख लोग मरते, हो सकता है 1-8 लाख ही लोग मरते। आपको मरने वालों की संख्या कम करनी है ना, तो उसके लिए तो आपको आलोचना ही करनी पड़ेगी। ये थोड़ी कि 1 करोड़ मर गए या सरकार तो 5 लाख ही बता रही है, तो 5 लाख लोग मर गए तो बहुत ही अच्छा काम हुआ, 5 लाख तो मरते ही हैं, अब क्या कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको उसमें आलोचनात्मक परीक्षण ही करना, ध्यान रखिए। आपका प्रश्न भी वैसा ही होगा, तारीफ मत करने लग जाना। तारीफ का कुछ है ही नहीं उसमें, कॉलम ही नहीं है कहीं, तारीफ का होता ही नहीं है। और जो मैंने सिस्टम बताया अभी कि ये जनता है, यानी नागरिक हैं, ये ह्यूमन है, ये वीकर सेक्शन है, उसमें भी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आवेदन दिया था जनता की सेवा करने के लिए। उसके लिए एक शब्द यूज होता है, उम्मीदवार। कैंडिडेट के लिए क्या शब्द होता है? यूपीएससी भी जो है, सीएससी कैंडिडेट आपको बोलता है ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कैंडिडेट। अब कैंडिडेट, कैंडिडेचर मतलब उम्मीदवारी, वो कैंडिडेचर हो गया। उम्मीदवार मतलब आपको उम्मीद है, किस चीज की उम्मीद है? कि मेरा आवेदन जनता मान लेगी। जनता ने आपको निमंत्रित नहीं किया था, आपने आवेदन दिया था कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, और जनता ने फिर आपको निर्वाचित किया, इलेक्ट किया। और इधर होता है सिलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेक्शन होता है, उधर इलेक्शन होता है। दोनों उम्मीदवार होते हैं, और दोनों लाखों की संख्या में होते हैं उम्मीदवार। दोनों बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं। उनमें से फिर जनता जो बेस्ट समझती है, वहां पर जो एग्जाम का जो बोर्ड है या यूपीएससी है, वो इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको बेस्ट समझता है कि ये कैंडिडेट सेवा करने के लिए परफेक्ट है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो वो सिलेक्ट करते हैं। जनता को जो अच्छा लगता है, फिर आप घोषणा पत्र देते हो, फिर आप वादे करते हो, फिर जनता को लुभाते हो, फिर जनता सोचती है कि हाँ हमें इसके वादे पसंद है, हमें इस पे विश्वास है, फिर उसको वोट दे करके वो इलेक्ट करती है। तो आवेदन देने कौन गया था? कोई किसी के घर गया था? जनता गई थी घर पे किसी के? नहीं, आप अपना आवेदन लेकर के पर्चा भरने के लिए कलेक्टर के दफ्तर में गए थे, और वहां खड़े खड़े आपने पर्चा भरा था। देखते हो ना आप, खड़े खड़े पर्चा भरता है कोई भी होता। और कलेक्टर जो है वो इलेक्शन का मैनेजर है, वो भी कोई बॉस नहीं हो गया किसी का, वो सिलेक्शन से आया है। बस उसको नॉलेज है, प्रोसेस का नॉलेज है, उसको किताब का नॉलेज है, उसको किताब का नॉलेज है, इसलिए वो उधर प्रोसेस से आया है। उसको किताब का नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको उधर सामने खड़ा रहना पड़ता है। उसको हो तो भी खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इलेक्शन में जा रहा है, वो इलेक्ट होने के लिए जा रहा है। ये बाय सिलेक्शन आया है, इसलिए पूरे 60 साल, ये परमानेंट होता है, 60 साल की उम्र तक रहेगा। आप केवल 5 साल के लिए रहोगे। अभी बीच में रोड बनने लगे, तो यहाँ भोपाल में कॉलोनीज के अंदर रोड बनना लग गए, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये इलेक्शन आए और रोड बनने लग गए, तो उसको निगेटिव बोलते हैं, जबकि निगेटिव नहीं है। इलेक्शन का मतलब ही ये है कि कमिटमेंट आपने जो किया वो अगर नहीं किया है, तो जनता अब आप वोट मांगने जाओगे तो पूछेंगे, देखो ये तुम विकास की बात करते हो और ये देखो सामने गड्ढा हो रहा है, सामने का रोड देख लो जरा। तो उससे पहले तो वो ठीक करना ही पड़ेंगे। तो चुनाव 5 साल के लिए रखे ही इसलिए गए, कम से कम 5 साल में कुछ तो विकास काम हो जाए, मिनिमम वाला तो हो ही जाए कम से कम, चाहे वो शर्म के मारे हो, किसी भी कारण से हो, कम से कम हो जाए। तो लोकतंत्र का मतलब ही यही है। लोग बोलते हैं ना 5 साल में आते हैं, तो 5 साल में तो आते हैं ना कम से कम, नहीं तो फिर जीवन भर नहीं आते, कभी नहीं आते। राजतंत्र में तो कभी नहीं आते, ऑटोक्रेसी में तो कभी आता ही नहीं हो। यहाँ 5 साल में तो आता है कम से कम, तो कुछ तो काम होगा, कुछ तो कंप्लीट करेगा। 3 साल तक रोड उखड़ जाएंगे, फिर 2 साल खराब रहेंगे, फिर 5 साल में बन जाएंगे। तो 2 साल आप धूल फांकेंगे, 3 साल ठीक ठाक रहेंगे, बट होगा तो सही ना। तो लोकतंत्र में ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं, ये एक सिस्टम है।
अब आप पूरे सिस्टम का अगर निचोड़ निकालोगे तो लास्ट में जाएगा सिटीजन, वीकर सेक्शन और वही जनता। ये उनके लिए हो रहा है सब कुछ, पूरा घुमा फिरा के ये। तो जब आप उम्मीदवार बने और तमाम लोगों में से आपको इलेक्ट किया गया तो आप फाइनल नहीं हो गए या परफेक्ट नहीं हो गए। जब बहुत सारे लोग मजदूर खड़े रहते हैं, वहां 10 नंबर पे रहते हैं, इधर भी रहते हैं, इधर पता नहीं, हमारे उधर तो 10 नंबर पे रहते हैं, तो हम मजदूर सेलेक्ट करने जाते हैं ना सुबह सुबह। तो जैसा काम होता है वैसा मजदूर सेलेक्ट करते हैं उसमें से। अगर ऊपर चढ़ने का काम है तो नौजवान नया लड़का होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, पुराना बुजुर्ग होगा तो वो। महिला जैसा काम है, केवल घर पे झाड़ू पोछा या ऐसा कुछ करना है, तो महिला को ले लेते हैं कि भाई आप आ जाओ आज काम करने के लिए। तो वहाँ मजदूर खड़े रहते हैं, उनमें से लोग सेलेक्ट करते हैं, अपने अपने काम के हिसाब से मजदूरों को पकड़ के ले जाते हैं। तो ये ठीक वैसा ही है। तो ये जो नेता होते हैं या कोई उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार पूजने के लिए नहीं होता, उसका काम देखा जाता है, परखा जाता है, उसकी उपयोगिता देखी जाती है, अचीवमेंट देखे जाते हैं, आउटपुट देखे जाते हैं। तभी तो आप बेटर बना पाएंगे। किनका भविष्य? उन तीनों का, ह्यूमन का, सिटीजन्स का और वीकर सेक्शन को। वीकर सेक्शन को आप ऊपर उठा करके इधर लेके आ पाएंगे मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास वाले अपने जिंदगी को और ऊंचा उठाएंगे, तभी तो होगा ना। तो अंतिम उद्देश्य तो वो है कि उन सब की स्थितियां ठीक हो, ठीक से बने और एक विजन काम करे, कॉम्प्रिहेंसिव विजन काम करे, और एक तुलनात्मक अध्ययन हो कि विश्व के किस कोने में तेज गति से सरकार ने या इस सिस्टम ने बहुत तेज गति से काम किया, तो हम कहां पिछड़ रहे हैं, वो बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं, हमारी स्पीड इतनी घटिया क्यों है, उसमें दिक्कत कहां है। तो आपका सिविल सर्विसेज का सिलेबस इन्हीं चीजों के आसपास घूमता है। तो जो विजन, जो मैं बता रहा था कि इमेज क्लियर नहीं है, जो व्यक्ति इस इमेज को क्लियर कर लेता है, ये 6 महीने की तैयारी हो जाती है उसके लिए। सिविल केवल 6 महीने की तैयारी करके आईएएस बन सकता है, अगर वो क्लियर हो जाए कि करना क्या है। आप देखना, सारे क्वेश्चन उठा के देख लेना, वो इसी के आसपास घूमते हैं। पूरा मेंस के सारे क्वेश्चन, प्री के सारे क्वेश्चन, मिलावटी दूध में क्या क्या मिलाया जाता है, पेस्टिसाइड्स किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनको सरकार ने रसायनों को प्रतिबंधित कर दिया, उनकी लिस्ट पूछ लेते हैं, उसमें से सवाल आ जाता है प्रीलिम्स में। क्यों? क्योंकि वो जान जोखिम में डाल देते हैं ना, नागरिक की जान ले लेते हैं। अगर वो खेतों में उपयोग में आएगा, भंडारण में, स्टोरेज में काम आएगा, तो वो केमिकल खाने में पहुंचेगा, तो मनुष्य को जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसलिए हर साल 1 या 2 केमिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। एग्रीकल्चर क्यों पूछा जाता है? क्योंकि खाने पीने से संबंध है, वीकर सेक्शन का और सबका पेट कैसे भरेगा, इसलिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर से 8 से 10 सवाल आते हैं, हर साल आते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकाल पाओगे। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? नहीं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर को पॉलिटी से जोड़ करके देखना पड़ेगा कि फार्म लॉज का क्या हुआ, फिर एग्रीकल्चर साइंस टेक से जोड़ करके देखना पड़ेगा कि इनोवेशन क्या क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में किस तरह से काम कर रही है। फिर एग्रीकल्चर का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि हम एग्रीकल्चर में कब कब कोई ऐसा सवाल आ जाएगा कि हम तो तिलहन में बहुत पिछड़े हुए थे, देश आज़ाद हुआ था तब हम बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में, कौन कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती थी और हम आयात करते थे, बाद में हरित क्रांति आई तो हम आत्मनिर्भर हो गए एग्रीकल्चर में। तो इसी के आसपास सवाल ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो भोजन का सीधा संबंध है। फिर इंडस्ट्रीज़ का आ जाता है क्योंकि उसमें रोजगार मिलता है, उससे पैसा आता है, तो इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको फील करो। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला आदमी अगर फील करने लग जाए ना सिलेबस को, तो फिर उसको चारों तरफ वही वाला पॉइंट दिखेगा, फिर वो उसको छांटना आ जाएगा। ये पेज, कई बार वो पेज हम लोग जब पढ़ते थे तो प्रतियोगिता दर्पण से जीएस तैयार करते थे, करंट अफेयर्स, तो हम लोग उसको काट काट के मुश्किल से 30-40 पेज रह जाता था, 150-200 पेज की होती थी, तो उसमें से कैंची से काट देते थे, पेज ही काट देते थे। ये एसएससी के काम का, ये बैंकिंग के काम का, ये रेलवे का है,
ये टीचर वीचर की परीक्षा का ये यूँ है, ये हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का नहीं। तो 30-35 पेज की किताब रह जाती थी, फिर उसी को अंडरलाइन करके रट डाल देते, हमारे काम की 35 पेज की। तो कैसे कर लेते थे? ये विजन कहाँ से आया? ये कॉम्प्रिहेंसिव विजन, पिक्चर क्लियर हो जाती है एकदम, सिलेबस छोटा हो जाएगा। नहीं तो A to Z पहले पेज से लेकर के 160 तक पढ़ रहे हैं तो 160 पेज पढ़ लिया, तो फालतू की मेहनत हो गई, बहुत सारी मेहनत हो गई, वो काम का ही नहीं है। तो आप तो फालतू मेहनत कर रहे हो ना, हार्डवर्क कर रहे हो पूरा। इसलिए क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ने के लिए हम सजेस्ट करते हैं आपको कि प्रतियोगिता दर्पण के बजाय क्रॉनिकल पढ़ा करो, क्योंकि उसके नाम के ऊपर सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल लिखा रहता है। अब प्रतियोगिता दर्पण तो कॉमन मैगजीन है, हर कंपटीशन के लिए, तो कांस्टेबल के लिए भी है, तो रेलवे के लिए भी है, तो एसएससी के लिए भी। वो वैसे भी क्रॉनिकल लिखने वाला उन लोगों के बीच में कभी नहीं, क्रॉनिकल वाला हमेशा सिविल सर्विसेज वालों के बीच में रहता है, वो वहीं से हायर करता है, जिन्होंने मेंस दे रखा है वही बच्चे लिखते हैं। 8-10 बच्चे होते हैं वो, या 3-4 होते हैं कभी कभी, तो इसलिए वो मैगजीन कभी कभी अच्छी हो जाती है, कभी कभी खराब हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में कौन से बच्चे हैं वो डिपेंड करता है कौन लिख रहे हैं, उसको तैयार कौन कर रहे हैं। मालिक जो है उन बच्चों से जुड़ा होता है, मालिक में ये पहचान है वहाँ पर क्रॉनिकल में कि कौन लिख सकता है और कौन अच्छा लिख सकता है। प्रतियोगिता दर्पण में तो ये समझ भी नहीं है मालिक को कि कौन अच्छा लिख सकता है, वो तो बिजनेसमैन है, उसका तो बिक्री से लेना देना है, वो तो सेल को देखता है, मनी को देखता है। क्रॉनिकल वाला मटेरियल को देखता है। तो आपको मैगजीन में और कोचिंग क्लास में भी ये देखना होगा कि मनी कौन देखता है और मटेरियल को कौन देखता है, कंटेंट को कौन देखता है, कंटेंट पे फोकस किसका है। 2 तरह की मैगजीन है, 2 तरह के नोट्स हैं, 2 तरह की कोचिंग है। एक कंटेंट बेस्ड है, उसके कंटेंट पे उसका पूरा कमांड है कोचिंग के मालिक का, मटेरियल और नोट्स बनाने वाले का कंटेंट पे पूरा कमांड है, उसको मालूम है कि कौन सा कंटेंट जाना चाहिए बच्चों के बीच में, सिलेक्टिव कंटेंट जाना चाहिए, और वही वो तैयार करता है। और दूसरा वो है कि मुझे तो पैसे से मतलब है, बच्चों से मुझे पैसे कमाने हैं, ये सब कंज्यूमर हैं और ये मेरे ग्राहक हैं और वो मुझे पैसे देते हैं और मैं इनको मटेरियल देता हूँ। तो बहुत क्लियर फंडा है उसका, व्यापार, टोटल व्यापार, उसका कोई लेना देना ही नहीं कि एग्जाम कितने बच्चों का निकलेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, कोई लेना देना नहीं। तो 2 तरह की चीजें मार्केट में फ्लोट कर रही है, तो आपको यहां पर भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन मुझे लगता है काफी हद तक कल जो मैंने बात बताई उससे आगे विजन क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग आज का लेक्चर देख रहे हैं, अभी यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो वो कल वाला भी देखें, वो एक तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया। इसलिए हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो उसको इंटर रिलेटेड करके पढ़ाते हैं। और ये वाला कोशिश जो है आजकल बहुत सारे कोचिंग वाले करने की कोशिश करते हैं, खास करके कोचिंग का जो ऑनर है होता है, वो उसकी बहुत कोशिश होती है कि मैं इंटर डिसिप्लिनरी पढ़ाऊँ, मैं सारे सब्जेक्ट डील करूँ, लेकिन वो कर नहीं पाता। और हम तो 30 साल हो गए हमको, तो ये 30वां साल तो अगले साल शुरू होगा, 29 साल चल रहा है, 29वां साल चल रहा है। हम इंटर डिसिप्लिनरी ही पढ़ना, देखिए स्टूडेंट को तो इंटर डिसिप्लिनरी पढ़ना ही पड़ता है, हम तो इसके स्टूडेंट रहे ना सिविल सर्विसेज में, हम तो शुरू में स्टूडेंट थे और साथ में कोचिंग पढ़ाते थे अपने ही साथ वालों को, जो हमारे साथ हम सेलेक्ट हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो हमारे साथ के जो बाकी के बच्चे थे वो पीछे पड़ गए, हमको पढ़ाओ, क्योंकि आप तो सेलेक्ट हो गए और हमको नहीं बताओगे तो फिर हम तो पीछे रह जाएंगे। तो हमारे साथ ही आ लिए, घर की तरफ चल दिए। हम पीजी कर रहे थे तो वो हमारे साथ वाले जितने भी पढ़ते थे, पढ़ाते थे, यहाँ तक कि हमारे फैकल्टी भी, गेस्ट फैकल्टी वगैरह जो होते थे, जिनकी जॉब परमानेंट नहीं हुई थी, वो पढ़ाते थे हमको। लेकिन घर पे आके बोलते थे कि देखो हमको टीचर मत मानो, कॉलेज में ठीक है हमारी मजबूरी, हम पढ़ाते हैं आपको, लेकिन यहाँ हम आपके स्टूडेंट हैं और हमको 0 मान के बताओ कि ये होता क्या है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे होती है। तो सबसे पहली शर्त है कि आप हमें 0 मानो, हमको नॉलेज वाला नहीं मानना है बिल्कुल कि उनको बहुत नॉलेज है, ये सब मत मानो। हमारा भला तब होगा, हम फीस भी देंगे, हम पूरी फीस देंगे आपकी, आप फीस तय कर लो। तो मेरी कोचिंग तो ज़बरदस्ती बनाई गई
मेरे पास टेबल नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई कुर्सी लाया, कोई टेबल लाया, कोई टेबल लेके आया, उन्होंने अरेंज किया। बोले आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? हमने कहा मेरे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। बोले नहीं, आपका घर है ना, और उसमें जो हॉल है आप बाहर वाला, बस वो पर्याप्त है, बाकी चीज़ हम ले आएंगे बाकी हमको पढ़ाओ। एक तो कॉलेज से ही साथ हो लेते थे, घर तक आते थे और छोड़ते नहीं थे, और फिर चीज़ें भी सारी अरेंज कर दी, तो फिर हमको मजबूरन पढ़ाना पड़ा, और पैसा भी दे दिया उन्होंने। बोले ये पैसा पकड़ो, आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे हमारी कोचिंग की शुरुआत हुई। आप आखिर करते कैसे हो, कैसे सिलेक्ट होते हो, और इतनी आसानी से कैसे हो गए? हम तो हो नहीं पाए, जबकि हम भी पढ़ रहे थे, आप ही के साथ पढ़ रहे थे। हमने कहा हमारा दृष्टिकोण दूसरा था, हमारा विजन साफ था, इमेज क्लियर थी, बहुत आसान था। एक्स्ट्रा करिकुलर में रहे थे तो डिबेट में रहते थे, तो हमारे टाइम पे वो WTO की सुगबुगाहट हो रही थी, गेट जो है WTO में बदलने वाला था, तो डंकल प्रस्ताव आया था, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा तो फिर कैसे LPG उदारीकरण और ये सब वैश्वीकरण और LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आएंगे तो दुनिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब अखबार भरे पड़े रहते थे। तो कॉलेज में सेमिनार होते रहते थे, वर्कशॉप होती रहती थी, समय समय पे लेक्चर होते रहते थे, तो हम वो सब चीज़ें देखते थे। और फिर डिबेट तैयार करते थे, तो किसी एक फेवर में बोलना है, इधर बोलना है, तो फिर प्रोफेसर के पास जाते थे मटेरियल लेके, तो वो बोलते थे तो कमाल की चीज़ लिया है। इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली जो है प्रोफेसर्स के पास आता था, पॉलिटिकल साइंस वाले के पास, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के पास, तो वो तो पढ़ते नहीं थे। मैडम और सर लोग बैग में लेके घूमते फिरते थे उनको, मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर को, अच्छी अच्छी चीज़ें हम उनसे ले लेते, रिक्वेस्ट करते थे लाइए पढ़ के वापस कर देंगे। वो बोलते थे नहीं ले जाओ, हम तो पढ़ते नहीं वैसे भी। तो उनसे मटेरियल ले लिया, उनसे पढ़ लिया, तो हमारी तो तैयारी हो गई। ऐसे कंपटीशन में सबसे टॉप आ जाते थे, डिबेट में टॉप कर जाते थे, भाषण में टॉप कर जाते थे, और भी कुछ करवा लो उसमें भी सबसे टॉप। कोई थीम बना करके पोस्टर बनाना है, कोलाज बनाना है, और कुछ करना है, उसमें भी टॉप। कोई ड्रामा लिखना है, ये करना है, उसको गाइड करना है, डायरेक्शन करना है, उसमें भी टॉप आ जाते थे। सब कुछ ठीक ठाक हो जाता, चाहे युवा उत्सव हो, चाहे ये हो, आप लोग भी देखते होंगे सब चीज़ें। लेकिन हम लोग सब में फंस रहते थे। जब फाइनल वो जो एनुअल फंक्शन होते थे और जब होते थे, तो हमको 35-40 के आसपास प्राइज होते थे, तो अनाउंसर थक जाता था। वो पूरा पढ़ता था, ये इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, ऐसा 40 बार पढ़ता था कि इन चीज़ों में फर्स्ट है। तब तक तालियां बजती रहती थी, और हम वहाँ खड़े रहते थे। हमको वो इनाम देता नहीं था, जब तक सर्टिफिकेट तब देता जब वो सारा पढ़ ले, तो तब तक तालियां बजती रहती थी। तो ऐसे में तो सिविल सर्विसेज बहुत ही आसान हो जाता था, क्योंकि वही सब तो सिलेबस है, वही सब तो न्यूज़पेपर में आता है, तो करंट अफेयर्स होता था। हमारे लिए तो वो बहुत आसान था, हम तो खेल रहे थे सिविल सर्विसेज के सिलेबस से, शुरू से ही खेल रहे थे। और इंटरडिसिप्लिनरी हमेशा से ही थे, सारे सब्जेक्ट हमेशा से ही डील करते थे, पढ़ते थे। तब भी किसी सब्जेक्ट से हम लोगों ने छुआछूत नहीं की, हर सब्जेक्ट का लाइब्रेरी में बैठते थे, तो जो मिलता था उसको पढ़ते थे। सभी सब्जेक्ट के प्रोफेसर की इज्जत करते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते थे, चाहे वो हमारे सब्जेक्ट के ना हो। छोटा कॉलेज था, लेकिन उस छोटे कॉलेज के अपने फ़ायदे हैं। बड़े कॉलेज में फिर वो जो है मौका नहीं मिलता इतना मिलने जुलने का, और फिर स्टेज पे चहेते थे सबके, तो कोई भी सहयोग करता था, सब सहयोग करता था। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में होते हैं, उनको प्रोफेसर्स भी मदद करते हैं, टीचर्स भी बहुत मदद करते हैं, घर से ला करके मटेरियल देते हैं, अपने बच्चों की किताबें दे देते हैं। किसी के बच्चे ने अगर IAS की तैयारी की, उसका सारा मटेरियल पड़ा हुआ, तो वो सारा पकड़ा देंगे आपको, ये ले जाओ। हमारा बच्चा तो उधर चला गया, कोई जॉब लग गया दूसरा, लेकिन ये उसकी तैयारी का सारा सामग्री आपको काम आएगा। तो ऐसे हमको मटेरियल मिल जाता था, सहयोग मिल जाता था। तो अब ये चीज़ें तो हम नहीं बता सकते थे ना बच्चों को, हमारे साथ वालों को, क्योंकि उस समय वो हमको बेवकूफ़ समझते थे कि हम तो घर जा रहे हैं, कॉलेज भी ख़त्म हो गया है, पता नहीं कौन सा काम में लगे हुए हैं, ये टीचर के साथ बैठे हुए हैं, दोनों डिस्कस कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो खेलने में लग जाते थे, हम उनके साथ लगे रहते थे। अब जब सेलेक्ट हो गए हम, तो सारे आ गए दौड़ के कि हमको भी बना दो। हमने कहा जब 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 सब करना था तब तो तुम पता नहीं कहाँ लगे हुए थे, अब हमसे पढ़ना चाहते हो, फीस लगेगी। तो फीस लेके पढ़ाया उनको, और उसमें से सेलेक्ट हो गए बच्चे। फिर उसमें से सिलेक्शन होने लगे, तो फिर शहर के दूसरे लोग, और फिर धीरे धीरे
तो ये 29वां साल चल रहा है ऐसा इस प्रोसेस में चलते चलते। तो करना तो आपको भी इंटरडिसिप्लिनरी ही पड़ेगा, जो हम उस समय में करते थे 29 साल पहले, वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कोचिंग वाले कि हम तो 10 साल तक फलाना सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, 20 साल से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, उसी के मास्टर आदमी थे और पूरे शहर में होर्डिंग लगे रहते थे कि ये इस सब्जेक्ट के विद्वान हैं, और वो सब्जेक्ट उनसे और उनका सब्जेक्ट वो उनसे, दोनों एक दूसरे के हो गए थे। अब उनको लगता है कि ये वाला फंडा तो नए सिस्टम में, क्योंकि 4 पेपर हो गए जीएस के, पहले ऑप्शनल 2 होते थे, तो 1200 नंबर का ऑप्शनल था, जीएस केवल 600 का होता था। अब जीएस हो गया 1000 का और ऑप्शनल हो गया 500 का, उसका वेटेज ठीक उल्टा हो गया। अब तो पाला बदल गया, यूपीएससी ने पाला बदल दिया। और ये मैं बहुत पहले सन 2000 में अपनी क्लासेस में बच्चों को बताता था, 22 साल पहले, कि एक दिन ऐसा होगा कि जीएस का पाला बढ़ जाएगा और ऑप्शनल वगैरह खत्म हो जाएंगे। अधिकांश राज्यों ने, मध्य प्रदेश ने तो ऑप्शनल बिल्कुल ही खत्म कर दिया, केवल जीएस ही है। हमारी ये क्लास पूरी मध्य प्रदेश पीएससी के लिए पर्याप्त है, अलग से ऑप्शनल की जरूरत ही नहीं है। केवल ये क्लास में आओ, आपका एमपीपीएससी निकल जाएगा। हम तो सब पढ़ाते हैं, एथिक्स भी पढ़ाते हैं, और एथिक्स में शुरू से पढ़ाता था। जब सिलेबस में नहीं था तब भी एथिक्स में पढ़ाता था, शुरू से। डे फर्स्ट से जो मैंने कोचिंग शुरू की थी, क्योंकि वो हमारे अंदर था गायत्री परिवार की वजह से। परम पूज्य गुरुदेव जो हमारे हैं, वो उन्होंने किताबों में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता को लोक सेवक लिखा, कि लोक सेवक के लिए आचार संहिता। गायत्री परिवार का कार्यकर्ता एक सिविल सर्वेंट है, वो सिविल सर्वेंट बोलते थे गायत्री परिवार कार्यकर्ता, हिंदी में उसको लोक सेवक कहते हैं, लोक सेवा आयोग। तो हम शुरू से अखंड ज्योति में पढ़ते थे, तमाम जो पत्र पत्रिकाएं थी कि लोक सेवक की क्या आचार संहिता होती है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, लोक सेवक को कैसा होना चाहिए। तो गायत्री परिवार का आप काम करते हो, कहीं हवन कराने जाते हो तो हिसाब किताब साफ होना चाहिए, यानी करप्शन नहीं होना चाहिए। आप दान दक्षिणा या शक्तिपीठ पे आके जमा कराओ, जेब में नहीं रखोगे। आचार संहिता, कपड़ों का ख्याल रखोगे, अपने चरित्र का ख्याल रखोगे, धोखा किसी को नहीं दोगे, लोगों की समस्याएं सुनोगे। इसलिए यहाँ गायत्री शक्तिपीठ के ऊपर लिखा हुआ है जन जागरण केंद्र, मंदिर नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऊपर, देखना कभी, जन जागरण केंद्र, पब्लिक अवेयरनेस सेंटर, इंग्लिश बनाओ तो उसका क्या है, पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरण। तो पब्लिक अवेयरनेस कैसे आएगी? तो हम गायत्री परिवार का साहित्य पढ़ते थे तो एथिक्स पूरा पढ़ते थे, चाहे उसको धार्मिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में हम लोग देखते थे, तो हमारे अंदर था, वो इनबिल्ट था। तो एथिक्स तो हम यही वाला सबको चिपकाते थे, शुरू से चिपकाते थे। जो भी पढ़ने आता था उसको कहते थे देखो ईमानदार होना होगा। पहले तो मैं शुरू में शर्तें रखता था, क्या इसकी तैयारी करने आए हो, कहीं करप्ट हो गए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम नौकरी देना जानते हैं तो छीन भी सकते हैं, हम कुछ ऐसा षड्यंत्र करेंगे कि तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी अगर हमको पता चला कि तुमने गड़बड़ की। तो हम इतने ज़्यादा उग्र थे, बाद में हमको पता चला कि तो सारे ही चोर हैं, हम केवल हमारे स्टूडेंट को सस्पेंड करा के हम क्या कर लेंगे। तो फिर बाद में हमने उसको थोड़ा शिथिल किया, नहीं तो पहले बहुत गुस्सा था। वेदों में लिखा है मन्यु असी मन्यु में देही, मन्यु मतलब अनीति के खिलाफ आक्रोश, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आक्रोश। तो हमारा तो धर्म और अध्यात्म ही गलत के खिलाफ सिखाता है, अन्याय के खिलाफ सिखाता है। वेद सिखाते हैं, उपनिषद सिखाते हैं, सारी स्टोरीज। भगवान राम का पूरा जिंदगी वेलफेयर है, पब्लिक सर्वेंट है। राक्षसों को मारने के लिए जो ले गए थे, तो राम और लक्ष्मण को ले गए थे विश्वामित्र जी। राजा दशरथ ने कहा मैं राजा हूं और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको सुरक्षा दूं, सिक्योरिटी तो मेरी ड्यूटी है, तो मुझे ले चलो। उन्होंने कहा नहीं, आप काम के नहीं हो, हमको ये चाहिए। तो इसलिए सिविल सर्वेंट कलेक्टर कौन होते हैं? 23-24 साल के, 25 साल के लड़के होते हैं, कलेक्टर होते हैं। वो जनता की सेवा करते हैं, वो भी जनता की सेवा के लिए तो ले गए थे। दुष्ट लोगों से मुक्ति कौन दिलाता है? कलेक्टर और एसपी दिलवाते हैं। दोनों यंग होते हैं कि नहीं, राम लक्ष्मण की तरह। तो यूपीएससी विश्वामित्र हो गया, हो गया कि नहीं वर्तमान में। तो राम कथा चल रही है, कृष्ण ने मदद की थी, किसकी? सच्चाई की, न्याय दिया था, जस्टिस दिलवाया था। क्योंकि खेती बाड़ी का जो न्यायालयों में होता है कि नहीं, कोर्ट में अगर किसी का डिस्प्यूट होता है तो वो भी तो एक डिस्प्यूट ही था। महाभारत का युद्ध,
वहाँ डिस्प्यूट था, जमीन का ही डिस्प्यूट था। उसने कहा एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अब बंटवारा तो होना जरूरी है, भाइयों के बीच में बंटवारा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो बंटवारा करवा रहे थे, तो कोर्ट का काम कर रहे थे। भगवान कृष्ण किसका काम कर रहे थे? कोर्ट का काम कर रहे थे। तो सिविल सर्वेंट थे ना, लोक सेवक थे। भगवान राम भी लोक सेवक थे और भगवान कृष्ण भी जो है लोक सेवक थे। तो लोक सेवक की भूमिका ही यही होती है, धर्म और अध्यात्म उससे सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए एथिक्स का पेपर तो जो भी धर्म अध्यात्म को पढ़ता है, मुझे लगता है एथिक्स का पेपर तो बहुत नजदीक है उसके। और अभी भी आप पढ़ते हो तो गांधी और वो सब पढ़ते हो तो गांधी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि गांधी में जो सत्य आया और अहिंसा की बात आई, दोनों धर्म से आई। गांधी धार्मिक थे। वैष्णव जन तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, ये भजन से प्रेरित थे। और सत्यवादी हरिश्चंद्र उन्होंने नाटक देखा था। तो हरिश्चंद्र का नाटक किससे प्रेरित है? राम कथा से, रघुकुल से। तो रघुवंशम जो लिखा है ना कालिदास ने, तो रघुवंशम में ही तो हरिश्चंद्र आते हैं, राजा हरिश्चंद्र। तो रघुकुल है, तो धार्मिक हुआ कि नहीं? तो सत्य की बात भी धार्मिक है और अहिंसा की बात भी धार्मिक है। तो गांधी भी धार्मिक है। अब आप एथिक्स वाले पेपर में कोई पेपर उठा के देखो पिछले 7-8 MPPSC के और UPSC के, गांधी ना हो तो बता दो। गांधी के बिना एथिक्स का पेपर होता है क्या? 1 या 2 क्वेश्चन, कई बार 3-3 क्वेश्चन, कई बार 4-4 क्वेश्चन गांधी के होते हैं। फिर आप दूसरे लोग पढ़ो, उसमें राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और वो तमाम थिंकर्स पढ़ो, कौन है वो? सारे के सारे सोशियो रिलीजियस वाले हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार वाले हैं। तो इसलिए ये जो एग्जाम है वो हमको बहुत सूट करती थी। हम बेसिकली बचपन से इसके टीचर के तौर पे ही तैयार हुआ है। हमारा निर्माण ही एक टीचर के तौर पे हुआ है और बेसिकली इसी परीक्षा के लिए खास करके हुआ है, क्योंकि इसका 2014 में आकर के पूरा पैटर्न हमारे हिसाब से हो गया। 100% जो हम चाहते थे वैसा हो गया। अभी बस एक ऑप्शनल और है, ये खत्म हो जाए और इसमें इसके बजाय सोशियोलॉजी आ जाए, इंडियन सोसाइटी आ जाएगा पूरी तरह से। एक पेपर इंडियन सोसाइटी का हो जाएगा और थोड़ा लॉ का पार्ट और आ जाए। एक पेपर लॉ के से रिलेटेड हो जाए, इंडियन लीगल सिस्टम या IPC CRPC थोड़ा सा, और इम्पॉर्टेंट लॉज। बस हो गया काम। जैसे MPPSC ने तो सोसाइटी भी ले लिया अभी मेंस में और लीगल सिस्टम भी ले लिया, तो वो तो कंप्लीट हो गया। MPPSC तो हो गया हमारे हिसाब से। अब UPSC भी रिकमेंडेड है, ऑलरेडी रिकमेंडेशन है पैनल की, अलग समिति की भी है, तमाम प्रकार की समितियों ने रिकमेंड कर रखा है कि दोनों ऑप्शनल खत्म करने हैं आपको। तो एक तो उन्होंने कर दिया, एक और हो जाएगा देर सवेर, और एक और कंपलसरी पेपर आ जाएगा इंडियन सोसाइटी और लीगल सिस्टम टाइप का। 2 पेपर और आ जाएंगे 250-250 के, 2 कंपलसरी पेपर और आ जाएंगे, फिर वो पूरी तरह से हमारे हिसाब से हो जाएगा। अभी एक ऑप्शनल का पंगा है UPSC में। फिर तो हम जो पढ़ा रहे हैं, ये जो क्लास है, जो मैं माइक पकड़ के ऐसा खड़ा हूं, ये कंप्लीट कोचिंग हो जाएगी, कंप्लीट 100%। उसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की। तो मुझे लगता है पिक्चर क्लियर हुई होगी। मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन से जोड़िए, ठीक है। और अब सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो चीज़ हम इतने सालों पहले सोचते थे, अभी मैं क्रॉनिकल मैगजीन देख रहा था तो फ्रंट पेज पे उसने ये लिख रखा था कि इस मैगजीन में हमने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लगाई है। मैंने कहा ये हुई ना बात। अब सब लोग, मैगजीन वाला भी लाइन पे आ रहा है, कोचिंग वाले भी आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बट वो उनसे पढ़ाते नहीं बनता अभी, क्योंकि वो उन्होंने इतने सालों से केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया, तो अभी सारे सब्जेक्ट के साथ जोड़ना मुश्किल होता है। सारे सब्जेक्ट के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, मैंने बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ी हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा है, और केमिस्ट्री तो हम लोग ग्रेजुएशन तक पढ़ते रहे, और उधर 11th-12th में फिजिक्स भी पढ़ा था। और फिर हमने उस समय मैं PMT की तैयारी करी थी और मेडिकल में जाने की खूब तैयारी की। बाद में मेडिकल वालों को पढ़ाया भी 2-3 साल, मेडिकल एंट्रेंस वालों को पढ़ाया। तो हम लोगों का फिजिक्स भी अच्छा रहा, केमिस्ट्री भी अच्छा रहा, इन्वायरमेंट भी ठीक था, और फिर बायोलॉजिकल साइंस। इसीलिए मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि वो 11th-12th में बायोलॉजी ले लें और कॉलेज में जा कर के BA ले लें, तो वो ज़्यादा अच्छे से UPSC की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा 90% हिस्सा कवर हो जाएगा। जो बच्चे BCA लेते हैं, BCom लेते हैं,
बीएससी मैथ्स लेते हैं वो बहुत पिछड़ जाते हैं। हाँ, वो बहुत मेहनती होते हैं अगर बच्चे, तो उनको फ़ायदा हो जाता है। वो उनकी जो सिटिंग हैबिट है, उनको फ़ायदा किस चीज़ का मिलता है? परिवार के बैकग्राउंड का, रिसोर्सेज का, पढ़ने का कमरा अच्छा है, टेबल ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप आसानी से मिल जाते हैं, इंटरनेट कनेक्शन आसानी से मिल जाता है, और या फिर उनमें 15-15 घंटे बैठने की क्षमता है, क्योंकि उन्होंने मेडिकल इसमें तैयारी में, इंजीनियरिंग की तैयारी में, बीटेक के समय में एक सेमेस्टर में ट्रांसलेशन, हिंदी मीडियम के हैं तो ट्रांसलेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश से हिंदी बहुत आसानी से कर लेते हैं। और अगर प्योर इंग्लिश के हैं तो वो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ के आए हैं तो ये इंग्लिश तो वो कच्ची चबा जाएंगे, पॉलिटी वॉलिटी तो उनको ज़्यादा कहीं कुछ लगेगा नहीं। तो उनका जो बेसिक एजुकेशन है, उनके रिसोर्सेज हैं, फैमिली बैकग्राउंड है, इसकी वजह से वो जल्दी आईएएस बन जाते हैं। बाकी उनको कोई टेलविंड नहीं मिलता, सब्जेक्ट तो उनको हेडविंड ही देता है। लेकिन 11th-12th यदि बायो हो और अगर ग्रेजुएशन अगर, तो उसमें टेलविंड मिलती है आपको पीछे से सपोर्ट मिलता है, बैकिंग मिलती है, और आप बहुत जल्दी आईएएस बनते हो और बहुत अच्छी बेटर रैंक पे आते हो। उन परिस्थितियों के साथ यदि आप 189 रैंक पे जा रहे थे तो यहाँ आप 15 रैंक पे पहुंच जाओगे एकदम से। इतना रैंक में एकदम सुधार मिलेगा आपको। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी जिन लोगों के मन में डायलेमा है, या जो बच्चे नए तैयारी करना चाहते हैं, जो सुनेंगे यूट्यूब पे, वो अपना तय कर पाएंगे। खास करके छोटी क्लासेस वाले तो अभी तय कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो हेल्थ का और इन्वायरमेंट का है। हेल्थ और इन्वायरमेंट का फ्यूचर रहेगा, ध्यान रखिएगा। लोगों के पास पैसा आ जाएगा, भुखमरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जनसंख्या कम पड़ेगी, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट पूरी दुनिया का कम जा रहा है, भारत का कम जा रहा है। तो जनसंख्या कम हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काफ़ी कुछ बन चुका है। अब रोड के ऊपर रोड नहीं बनाएंगे, एक बार मेट्रो बन गई तो 2 मेट्रो की लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय के हिसाब से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल भी इशू नहीं रहेगा। हॉस्पिटल्स की चेन काफ़ी कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट करके काफ़ी बन जाएगा। अभी भी छत्तीसगढ़ में और उनमें जब हम लोग सुनते हैं कई चीज़ों के मामले में कि गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रमोट किया जा रहा है, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हो पाएंगी। अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स के जो फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उनको सैलरी काफ़ी अच्छा मिलता है और कंपटीशन भी टफ होता है। प्राइवेट स्कूल में बहुत कम सैलरी होता है और बिना कंपटीशन के वो ऐसे ही ले लेते हैं, तो उनकी क्वालिटी घटिया है। तो सरकारी स्कूलों की क्वालिटी फ्यूचर में और बढ़ेगी, क्योंकि बिल्डिंग्स का खर्चा खत्म हो जाएगा गवर्नमेंट का, बच्चे रहेंगे नहीं, खाली पड़े रहेंगे स्कूल। तो सारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में न लगा करके केवल क्वालिटी एजुकेशन पे जाएगी। तो इसलिए फ्यूचर में क्वालिटी हर चीज़ की बढ़ेगी, चीज़ें चेंज होगी। लेकिन 2 इशू बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। पर्यावरण का खतरा, ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आप देख रहे हैं अभी गर्मी कितनी भयंकर हो गई है, फरवरी का महीना चल रहा है, पूरा मई जैसा लग रहा है, पूरा अप्रैल तो लग ही रहा है, कम से कम 2 महीने इधर खिसक गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 दिन से ज़्यादा ठंड नहीं पड़ने वाली, मैंने आपको बताया था पहले की क्लासेस में, आपने सुना हो तो देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग आ चुका है, ठंडा जा रहा है। उधर आर्कटिक पूरा खाली हो रहा है, वहाँ गेहूं की खेती होगी। चीन और रूस दोनों लड़ने वाले हैं उस ज़मीन के लिए, क्योंकि वहाँ गेहूं की खेती बहुत अच्छी होगी। तो आर्कटिक की बर्फ़ पिघल जाएगी, तो नया सी रूट तैयार हो रहा है ऊपर। अब उधर सी रूट हो जाएगा, क्योंकि पूरा ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। आर्कटिक जो उत्तरी ध्रुव है हमारा, नॉर्थ पोल, वो पूरा पानी हो जाएगा, और जो बची कुछ जगह है वो लैंड हो जाएगी। तो वहाँ रोड निकलने वाले हैं, आर्कटिक सी रूट। इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, सीधा रशिया से जुड़ेगा। अब आपको इधर से जाने की ज़रूरत है, बाय रोड इधर से नया रास्ता तैयार हो गया। अब ये इधर जो पूरा झंझट था इस्तांबुल का, टर्की वाला, टर्की का बहुत इंपॉर्टेंस था उसमें, वो सब खत्म हो गया। अब नया रूट तैयार हो गया, हमेशा के लिए बर्फ गायब हो रही है, क्योंकि वो ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग, तो ये नई चुनौतियां हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बारिश, इस बार रिकॉर्ड बारिश हुई थी, और अब रिकॉर्ड गर्मी पिछले साल थी, इस बार और ज़्यादा उससे तेज गर्मी आएगी। और सबसे कम ठंड, सबसे कम ठंडा इतिहास का। सॉरी।
तो सबसे कम ठंडा, सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा बारिश, पूरी हिस्ट्री की सारे रिकॉर्ड टूटने वाले। तो ये फ्यूचर की चुनौती है। इसलिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सिलेबस है उसका वेटेज 30 से 35% रहेगा फ्यूचर में। मैनेजमेंट सारा वहीं जाके करना है आपको, प्रशासन भी वहीं होना है, शासन की नीतियां भी वहीं बननी है। और दूसरा रहेगा कोरोना जैसी महामारियां और ये और वैक्सीन और हेल्थ, क्योंकि पर्यावरण से कैसे निपटा जाए, पर्यावरण की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, ये बहुत बड़ा काम रहेगा अध्ययन का और सिविल सर्विसेज का। और दूसरा रहेगा जिंदा कैसे रहा जाए, बीमारियों के बीच में जिंदा कैसे रहा जाए, एडाप्टेशन, मिटिगेशन, ये दो बड़ी चीजें रहेंगी। तो सिलेबस भी मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई थी, ह्यूमन, सिटीजन और वीकर सेक्शन। तो सिलेबस तो उसके आसपास घूमेगा, इसलिए बायो का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ेगा। इसलिए मैंने बताया आपको बायो का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ने वाला है। मैथ्स का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं, मैकेनाइजेशन हो चुका है। फिजिक्स, इंजीनियरिंग और मैथ्स का इंपॉर्टेंस कम होगा। जैसे आपने 4K कैमरा लेके आ गए, 4K क्वालिटी हो गई, HD भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अब आप कहोगे नहीं उससे भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा, तो फिर तो वो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा। फास्ट में आप ब्राउज़र जो होगा वो और फास्ट होगा। गूगल अभी एकदम से खुल जाता है आपका पीसी, और अगर आपने इंटरनेट ले रखा हो लैंडलाइन वाला, तो आप जैसे ही गूगल ब्राउज़र वो करते हो तो एकदम से गूगल आ जाता है लिखा हुआ। अब आप कहोगे इससे भी और मिली सेकेंड्स में आ जाएगा, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। कॉल लगने की स्पीड अगर और ज़्यादा तेज हो जाए कि आप इधर जैसे ही बटन दबाओगे एकदम से रिंग जाने लगे, अभी भी जाने लगती है कई बार नहीं भी जाती, लेकिन एकदम से जाने लग जाए, उससे फर्क क्या पड़ेगा? उठाएगा तभी बात हो पाएगी ना, उठाना तो उसी को है ना। उसके हाथ पैर में थोड़ी वो स्पीड आ जाएगी, क्वांटम फिजिक्स आ जाएगी, तो वहाँ तो क्वांटम नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और खास करके फिजिक्स के माध्यम से जो हो रही है, केमिस्ट्री के माध्यम से जो हो रही है, उसकी एक लिमिट है। वो आने के बाद फिर सब कुछ एक जगह से स्थिर हो जाता है, उसके बाद आगे उतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। क्योंकि RBC WBC आपने काउंट कर लिए, ये हो गया नहीं, अब हम उससे अंदर भी और भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो ये सी चीज़ें, बहुत ही सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत जो है वो बहुत कम, बहुत पैसे वाले लोगों को लगता है। तो हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सिलेबस में इस सप्ताह के उसमें लिख लीजिए, ताकि आपका साइंस एंड टेक का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, बाकी तो हमने पहले बताए थे आपको। तो कहाँ थे हम लोग? डिफेंस तक लिख लिया था हमने, स्पेस भी लिखा था, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी लिखी, नैनो टेक्नोलॉजी। 3 चीज़ों को जोड़िए, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 3 चीज़ों को जोड़िए, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तीनों चीज़ें जुड़ने वाली हैं। वैसे अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ ताकि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। फिर चौथा जो बचेगा वो हम फिर कभी ले लेंगे, वो रहेगा IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो मेंस के हिसाब से, इसलिए अभी हम उसको स्किप कर जाएंगे। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, लेआउट्स, वो बात करेंगे, तो उसको बाद में बात करेंगे। अभी ये चीज़ ले लीजिए। तो यहाँ हम फोकस करें तो सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी अब जो है, भारत उतना पीछे नहीं है ना। बायोटेक्नोलॉजी में तो हम कतई पीछे नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम कतई पीछे नहीं है, नैनो टेक्नोलॉजी में हम 4 साल पीछे हैं लगभग, ठीक है, लगभग 4 साल पीछे हैं। दरअसल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की विशेषता यह है कि भारत ने बहुत जल्दी पकड़ा है इसको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, बहुत जल्दी। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लेट हुए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप की कब की है? इंग्लैंड की, और हम तो 100 साल लेट हैं, बल्कि और ज़्यादा।
अंग्रेजों ने जानबूझ करके आने नहीं दिया ना, हम लोगों को वहीं कॉटेज इंडस्ट्री और उसी में बना के रखा, और उन्होंने अपने यहाँ पर हमको कच्चे माल के लिए यूज़ किया और फिर तैयार माल जो है हमको मार्केट की तरह यूज़ किया। तो दोनों तरह से उन्होंने हमारा शोषण किया, तो अंग्रेजों ने उसको थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। लेकिन बाकी की जो टेक्नोलॉजी आई, हम लोगों ने नेक टू नेक उसके साथ काम करना शुरू किया। खास करके इसमें हरित क्रांति में भी हम करीब 50 साल लेट थे, बल्कि 70 साल लेट थे, या 50 साल तो थे ही। 50 साल पहले यूरोप और अमेरिका में हरित क्रांति आ चुकी थी, हम लोग 50 साल लेट थे। मैंने आपको पूरा आर्टिकल पढ़ाया था उसके बारे में कि कैसे हरित क्रांति जो है वो हम लोग लेट हुए हैं उसमें, और हमारे तक कैसे पहुंची। लेकिन जब कंप्यूटर आया तब भी हम लेट थे। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी हम लोग लेट थे। लेकिन जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आई, जैसे इंटरनेट आया और कंप्यूटर की अहमियत बढ़ी, तो हम 1 या 2 साल ही लेट थे। तो उस समय में 1985 में राजीव गांधी के 2 बड़े काम थे। राजीव गांधी को 2 चीज़ों के लिए क्रेडिट जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। CCMB हैदराबाद बना था। लालजी सिंह साइंटिस्ट थे और वो पहले उसके संस्थापक थे, फाउंडर थे। और बायोटेक्नोलॉजी, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये सब चीज़ें 2 या 3 साल बाद भारत में थी, अमेरिका के तुरंत बाद। तो ये विज़न होना चाहिए हमेशा प्राइम मिनिस्टर का, हमारे देश के लीडर का विज़न ऐसा होना चाहिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है तो हमारे पास वो तत्काल उसी समय में होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल का अंतर हो, ठीक है ना। क्योंकि कुछ मामलों में हम पिछड़े हैं, आइडियोलॉजिकली पिछड़े हैं, तो उसका नुकसान हुआ। इंदिरा गांधी की वजह से भी हम पिछड़े, क्योंकि डेंग जॉपिंग जो है चाइना को पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, मैकेनाइजेशन कर रहे थे। एक रिवॉल्यूशन उन्होंने 1980 में कर दी, बल्कि उन्होंने 1970 से शुरू, 71 के आसपास से वहाँ जो चीज़ें शुरू हुई, 80 में आते आते वो एक बहुत बड़ा, अभी कुछ व्यापारी वगैरह जो जाते हैं चाइना, और आज से 20 साल पहले जो चाइना गए थे भारत के लोग, माल खरीदने के लिए जाते थे, होलसेल की चीज़ें खरीदने जाते थे, वो लोग बताते थे कि सन 2000 में जैसे मॉल थे, जैसी फैक्ट्रियाँ थी, जैसी सप्लाई चेन की व्यवस्था थी चाइना की, हम लोग शायद 2040 में भी नहीं कर पाएंगे जो उनके पास सन 2000 में थे। तो हम 40 साल पीछे हैं चाइना से कई मामलों में। तो ये कोई न कोई एक आदमी होता है, वो विजनरी होता है। जैसे नेहरू के कुछ काम हैं, जैसे कि डैम के बारे में बात करते हैं कि डैम और PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करते हैं। वो बोलते थे कि ये जो कारखाने हैं और ये जो डैम है, ये नए भारत के मंदिर हैं, हमारे नए भारत के मंदिर है। इन्हीं को हम मॉडर्न टेम्पल कहेंगे, आधुनिक मंदिर हैं। भारत में मंदिर होते हैं, लेकिन हम जो तैयार कर रहे हैं वो उद्योग तैयार करेंगे, इंडस्ट्री तैयार करेंगे, कारखाने तैयार करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने होने चाहिए। तो जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके 90% नेहरू बना के गए हैं, जितने डैम के प्रोजेक्ट है उसका 90% नेहरू बना के गए हैं। तो इसका मतलब वो जो विज़न, एक आदमी जब जिद पकड़ लेता है किसी एक तरह की, लेकिन इंदिरा गांधी नेहरू को कॉपी कर रही थी, सोशलिस्ट मॉडल लेके आ रही थी, कैपिटलिज्म को पीछे ले जा रही थी। उस चक्कर में एक नुकसान ये हुआ कि अमीर आदमियों से एक तरह से नफरत हुई, क्योंकि अमीर आदमी जनसंघ से जुड़े हुए थे, जनसंघ को सपोर्ट करते थे, चंदा देते थे। तो इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन भी किया, उनकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए। सारे बैंकों को सरकारी कर दिया जो प्राइवेट थे, क्योंकि वही पार्टी की ताकत बन रहे थे। जनसंघ की उस समय की बीजेपी थी, वो उसको वो सपोर्ट कर रहे थे। इंदिरा गांधी चाहती नहीं थी अपने राजनीतिक विरोधियों को इतना मजबूत देखना। तो वो राजनीतिक लड़ाई में जो है हम लोग एक बहुत बड़े चीज़ से पिछड़ गए, और वो था मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत पिछड़ गए। वो आज तक हम पिछड़े हुए हैं उसमें, क्योंकि वो होना कब था, 1970 में उसकी शुरुआत होनी थी और 90 तक लगभग उसको कंप्लीट हो जाना था, क्योंकि WTO आने वाला था। और WTO आते ही फिर उसका फ़ायदा मिलना था, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा होता और दुनिया उसको खरीद रही होती। पहले तो क्या था कि आप इतना ज़्यादा प्रोडक्शन इसलिए नहीं कर सकते थे 1990 से पहले, 95 से पहले इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रतिबंध बहुत थे।
दुनिया भर में। लेकिन WTO के आते ही शर्तें बदल गई, पहले से कर चुका था। और यूरोप और अमेरिका ने दया करके कि एक कम्युनिस्ट कंट्री निवेश मांग रहा है, इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, बोल रहा है मैं अपने लोगों को काम पे लगाऊंगा, यानी जिसकी विचारधारा हमारी विरोधी विचारधारा है, और अगर वो निवेश मांग रहा है तो उसके ऊपर दया करनी चाहिए। उसके ऊपर दया की गई, उसको मशीनें दी गई, टेक्नोलॉजी दी गई, उसने अपने लोगों को काम पे लगाया, नौकरियां दी, मैन्युफैक्चरिंग किया, वो फ़ायदा उठा गया। और सन 2002 तक उसको WTO का मेंबर नहीं बनाया गया, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इसके यहाँ प्रोडक्शन बहुत है, और अगर ये मार्केट में आया तो सारा फ़ायदा चाइना उठा ले जाएगा, क्योंकि लोगों को खरीदना पड़ेगा चाइना का माल, और वो सस्ता बेचेगा, क्योंकि उसके पास तो बहुत अतिरिक्त उसने 30 साल से बना के रखा हुआ है, 20 साल से बना रहा है, परफेक्शन है, एक्सपर्टीज़ है, अनुभव है उसके पास बनाने का, मशीनें चालू हैं, लेबर काम कर रही हैं, प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट वो कर रहा है, लेकिन शर्तों के साथ। और जैसे ही शर्तें ढीली हुई, बिल क्लिंटन ने जो है थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि जॉर्ज बुश ने, और इनने थोड़ा सा बिल क्लिंटन के समय में भी हो गया था, थोड़ा जॉर्ज बुश के समय में, नहीं चाइना को WTO का मेंबर बनाया जाना चाहिए, इसको सदस्यता दो, उसको अलग थलग किया हुआ था। जैसे ही वो मेंबर बना सन 2002 में, उसने जो ग्रोथ पकड़ी, उस समय भारत के बराबर थी उसकी ग्रोथ, हमारी और उसकी इकोनॉमी बिल्कुल बराबर थी, लेकिन उसके बाद जो उसने ग्रोथ पकड़ी, क्योंकि उसकी तैयारी 1970 से शुरू हो गई थी, तो 2002 में जो फायदा उसको मिला, तो 2 से 22 तक अभी वो हमसे 5 गुना आगे बढ़ गया। वो 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है, और हम 3 के आसपास बैठे हैं, और पहले हम दोनों ही 1.5 के आसपास थे, सन 2002 के आसपास, 1 या 1.5 के आसपास थे। तो ये जो ग्रोथ है, इसमें WTO का भी रोल है, इसमें विजन भी है, वहाँ के नेताओं का विजन भी है। तो हमारे नेताओं का क्या हुआ, हम मॉडल पकड़ के बैठे थे सोशलिज्म वाला, अमीर आदमियों से नफरत कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट के विरोधी थे, और ग्लोबलाइजेशन उस तरह से नहीं चाहते थे। फिर ये काम किया LPG वाला मनमोहन सिंह जो चीफ उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और PV नरसिम्हा राव ने, उन्होंने लाइसेंस कोटा परमिट सब खत्म किए, ओपन फॉर ऑल किया। उन्होंने कहा आने दो इन्वेस्टमेंट, अब कोई रोक टोक नहीं होगी, भारत सबका है, सब भारत में आए, सब बनाए, ओपन हो गया सब कुछ, वही चाइना की तरह। लेकिन जब हमने ओपन किया तब हम कंज्यूमर थे, कोई भी आके हमारे यहाँ बेच सकता था, क्योंकि हमारे पास तो बेचने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि हमने तैयारी नहीं की थी। तो हम मार्केट बन गए, उन लोगों के लिए हम कंज्यूमर बन गए, बल्कि हम ग्राहक बने, तो दुनिया के ग्राहक बने। LPG का हमको फ़ायदा रिवर्स मिला, उल्टा दूसरे देशों ने हमको एक तरह से बेचा, तो हमने गलत समय पे मार्केट खुला, लेकिन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था, हमारे पास डॉलर नहीं बचा था। आज जो पाकिस्तान के पास डॉलर की समस्या आ गई है, श्रीलंका के पास क्राइसिस आ गया, ऐसा 91 में क्राइसिस आ गया था, हमारे पास डॉलर था ही नहीं तेल खरीदने के लिए किसी के लिए। तो अगर हम खोलते नहीं तो फिर क्या होता, इन्वेस्टमेंट कैसे आता, डॉलर कैसे आता, तो हमारी मजबूरी थी खोलना। तो पाकिस्तान जैसी हालत हुई हो रही ना अभी, ऐसी हालत हमारी हो चुकी है एक बार 91 में हम वहाँ पहुँच गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ चुका था। जो प्रॉब्लम श्रीलंका के साथ पिछले साल आई थी और इस साल जो आई है पाकिस्तान के साथ, ये हमारे साथ 91 में हो चुका है। मैंने शॉर्ट में आपको हिस्ट्री भी बता दी, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक छोटा इतिहास भी आपको बता दिया। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नेक टू नेक ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। दुनिया जब ग्रोथ करे तब हम भी उसके साथ ग्रोथ करें, ताकि वो प्रोडक्शन करे तो हम भी कम से कम अपनी डोमेस्टिक डिमांड तो पूरी करें, हमारे लोगों की ज़रूरत तो हम पूरी कर सकें। हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि कम से कम हमारे लोग दूसरे देशों का ना खरीदें। उसके लिए इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए रिसर्च R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एजुकेशन में पैसा लगना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारत सरकार अभी भी बहुत कम कर रही है इन तीनों सेक्टर में। इनोवेशन के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं है, रिसर्च के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं है, एजुकेशन पिछड़ रहा है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हमारे पास नहीं है, वर्ल्ड क्लास नहीं है, तो अच्छा टैलेंट हमारा बाहर चला जाता है, भारत के विकास में नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में जब 85 में बहुत सारी चीज़ें हुई तो वो सराही गई कि आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो राजीव गांधी का स्टेप था, उसका फ़ायदा हमको ये मिलता है कि आज हमारा IT प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया में हमारे लोग काम कर रहे हैं, और हमारे पास हमेशा सरप्लस रहता है।
कि हमारे पास इतने सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। उसका कारण है वो विज़न। तो एक नेता के द्वारा सही समय पे सही डिसीजन अगर ले लिया जाता है तो पूरा 20-30 साल जो है उस देश के सुधर जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी में 2008 में मिशन आ गया था इंडिया का, नैनो मिशन, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट नैनो मिशन में अच्छा काम कर रहे हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि 10⁻⁹ के लेवल पर जाकर के, 10⁻⁹ बहुत ही छोटा होता है, नैनो बहुत ही सूक्ष्म, डीएनए के लेवल पे। डीएनए को जो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वो लेवल है 10⁻⁹ वाला। तो डीएनए को तो हम डाल्टन में नापते हैं, लेकिन यहाँ नैनोमीटर में हम लोग करते हैं। तो नैनो चीज़ें जो होती है वो बहुत बहुत छोटी है, बहुत छोटी। ठीक है, जैसे पृथ्वी के अगेंस्ट एक टेनिस बॉल होती है, उतना अंतर होता है एक मीटर में और नैनो मीटर में। कितना डिफरेंस होता है? एक तरफ अर्थ ले लो, एक तरफ टेनिस बॉल ले लो, या क्रिकेट की गेंद ले लो, उन दोनों में जितना डिफरेंस, उतना डिफरेंस आ जाता है। तो नैनो लेवल पे चीज़ें जाकर के क्या हो जाती है, नैनो स्केल पे जाने के बाद में चीज़ों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। वो जैसे दिखती है वैसे दिखते नहीं। गोल्ड को आप देख रहे हैं कि गोल्ड येलो कलर का होता है और चमकीला होता है। अगर नैनो पार्टिकल गोल्ड के देखोगे तो वो उनका कलर चेंज हो जाएगा। नैनो पार्टिकल गोल्ड के इस कलर के नहीं रहते, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वो बहुत काम की चीज़ हो जाती है, बहुत यूजफुल हो जाता है नैनो पार्टिकल। तो हमारे मोबाइल फ्यूचर में और ज़्यादा स्लिम बनेंगे और हल्के बनेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। स्क्रीन्स फोल्डेबल बन जाएंगी, स्ट्रेचेबल बन जाएंगी। हो सकता है घर पे बड़ा टीवी न रखना पड़े, आप जेब में से फ़ोन निकालें और उसी को खींच तान के दीवार पे टांग दें तो बड़ा स्क्रीन हो जाएगा। उसी को सुबह उसको समेट करके आप जैसी साइज़ में चाहें वैसा जेब में रख करके चल दें। ठीक है, तो ऐसे स्क्रीन्स बनाना, इस तरह की चीज़ें बनाना, ये सब का सब नैनो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। कार्बन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लीजिए। बकमिस्टर फुलरिन एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आज शॉर्ट नोट जाके लिखिएगा उसके ऊपर, बकमिस्टर फुलरिन, फुलरिन्स भी लिख सकते हैं। बकमिस्टर ने उसका वो किया था इन्वेंशन, इसलिए उसको बकमिस्टर फुलरिन बोलते हैं। फुलरिन्स क्या होते हैं? FULLERENES, फुलरिन्स। दूसरे नंबर पे लिखिए कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स। CNT शॉर्ट में लिखते हैं इनको। ये दो इंपॉर्टेंट आइटम है, इन दो को जरूर पढ़िएगा, कार्बन नैनो ट्यूब्स और बकमिस्टर फुलरिन्स। कार्बन 64 से मिल करके बनाते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म है ये कार्बन के अलग अलग रूपों को यूज किया जाता है, जैसे ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफिन, एक और वर्ड लिखिए, ग्रेफिन सबसे हार्डेस्ट और सबसे थिनेस्ट, सबसे पतला और सबसे कठोर, सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है ये। दुनिया का सबसे बारीक और सबसे मजबूत ग्रेफिन। तो ये तो बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। तो एंटीबैक्टीरियल सॉक्स बनाने में, जो मोजे होते हैं, सॉक्स होते हैं, उनमें बदबू बहुत आती है। टी शर्ट बन गए हैं वैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल। माइक्रोब्स आएंगे ही नहीं, बैक्टीरिया आएंगे नहीं, बदबू कभी आएगी नहीं, धोने की ज़रूरत ही नहीं है। नया का नया बना रहेगा, रिंकल फ्री रहेगा, प्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है, बदबू कभी आएगी नहीं और सुखाना भी नहीं पड़ेगा, और पानी में गीला भी नहीं होगा, बल्कि वाटर प्रूफ भी होगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक होगा, कोई पानी की बूंद गिरेगी एकदम लुढ़क करके नीचे चली जाएगी, वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। तो ऐसे टी शर्ट मार्केट में आ गए, ऐसे अंडरगारमेंट्स आ गए, ऐसे सॉक्स आ गए, तो उसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। नैनो टेक्नोलॉजी जब इस फील्ड में आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगी, तो स्क्रीन्स वगैरह सब ऐसी बन जाएंगी। विंड स्क्रीन कार में और उसमें व्हील वगैरह में चलाने में साउंड प्रूफ हो जाएगा, साउंड जो आता है टायर का वो चला जाएगा, फ्रिक्शन लेस चीज़ें हो जाएंगी।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में, है ना, बहुत सारे। आप जा कर के थोड़ा सा मतलब सर्च करिएगा यूजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, है ना, तो आप देखोगे चमत्कार लगेगा आपको कि क्या हो क्या रहा है। और ये सब मार्केट में आ चुका है। यहाँ आप मेडिकल की दुकान पे जाओगे, आयोडेक्स लोगे तो नैनो जेल के रूप में आने लगा है। नैनो जेल, उसमें नैनो पार्टिकल अंदर चले जाएंगे, स्किन के अंदर जाकर के जहाँ डिफेक्ट हो रहा है वहाँ जाकर के वो करने लग जाएगा। ड्रग टारगेटिंग, नैनो रोबोट्स, मेडिसिन में नैनो रोबोट्स, हेल्थ में नैनो रोबोट्स जाकर के ड्रग टारगेटिंग करके आ जाएंगे। छोटे छोटे बारीक रोबोट्स होंगे नैनोमीटर स्केल वाले, और वो वहाँ जाकर के रिपेयरिंग करके आ जाएंगे, सेल्स में जाके टिश्यूज़ की रिपेयरिंग हो जाएगी। तो नैनो रोबोट्स हेल्थ के अंदर, एग्रीकल्चर में बहुत कुछ होना है। एग्रीकल्चर में केवल कीड़े को मारना है तो पूरी सब्जी पे छिड़काव करते हैं हम अब, जबकि वो उसको जब छिड़काव करेंगे तो कीड़े के ऊपर ही दवाई जाके गिरेगी और उसी को मारेगी। उस लेवल की जो है स्प्रिंकलर, उस लेवल की दवाइयाँ, उस लेवल के कीटनाशक, टारगेटिंग वाले, सीधे जाके टारगेट करने वाले। तो अनावश्यक आप पेस्टिसाइड नहीं खाओगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा हो जाएगा। अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग में क्या करते हैं, कीटनाशक और उसको करने की कोशिश करते हैं ना। तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी का 8 से 10 फील्ड में काम लिखना है। एजुकेशन में नैनो टेक्नोलॉजी, चिकित्सा में नैनो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी, एटॉमिक लेवल पे जो एटॉमिक एनर्जी वाला जो रिसर्च है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस में नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट, और वो फैशन में, ठीक है। और हेल्थ में तो अभी आपको बताई, और कौन से चीज़ें बताइए, रोबोटिक्स में जाएगा, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में, टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, स्क्रीन बनाने में, और उसको छोटे छोटे स्लिम टाइप के बिल्कुल एकदम पतले और हल्के मोबाइल बनाने में, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स बहुत बड़ी, मूर्स लॉ, जाकर के मूर्स लॉ अगेन पढ़िए, बताया था हर 24 महीने में उसकी साइज़ आधी रह जाएगी, सेमीकंडक्टर की चिप की साइज़ आधी रह जाएगी और उसकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी, यानी स्पीड डबल हो जाएगी। ये मूर्स लॉ कहता है, बल्कि मूर्स लॉ तो 24 महीने की बोलता था, आजकल तो 18 महीने में हो रहा है। सुपर कंप्यूटर्स में, वैक्सीन निर्माण में, पता नहीं कहाँ। तो नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड जो है बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो 8 से 10 फील्ड जाकर के सिलेक्ट कीजिए, नोट्स बनाइए बहुत अच्छा सा, और इसको आज होमवर्क करिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैं थोड़ा होमवर्क लिखवा देता हूँ आपको। रोबोटिक्स तो छोटा सा ही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप पहले तो कंप्यूटर की MPPSC के हिसाब से सामान्य जानकारी इकट्ठी कीजिए कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, लैंग्वेज प्रोग्राम्स के नाम, वायरस क्या होते हैं, मेलवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर वायरसेस क्या है, रैंसमवेयर क्या होता है ना। जब फिरौती मांगी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं तो उसको हम रैंसमवेयर कहते हैं, ठीक है। मेल फंक्शन जो हमारे सिस्टम को जाम कर देता है तो उसको हम मेलवेयर कहते हैं, और अगर वो उसको डगमगा देता है और डायरेक्शन चेंज करता है जनरली हम उसको वायरसेस कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उनके सबके डेफिनेशंस हैं, उनके एग्जांपल्स लिखिए। तो पहले तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, आखिर कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया, कैसे हुआ, फिर इंटरनेट कब आया, क्योंकि कंप्यूटर पहले एक बड़ा कैलकुलेटर था। जब तक इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर क्या था, एक बड़ा कैलकुलेटर था। इंटरनेट ने उसमें जान डाली, क्योंकि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से आप जोड़ सकते थे। आप कहीं बैठे हो तो उसके साथ उसको कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि उसके पहले तो वो भी एक कैलकुलेटर जो आपके हाथ में था, जो वो काम कर सकता था लगभग उससे बड़ी गणनाएं वो कर सकता था, कैलकुलेशंस कर पाता था। लेकिन जब इंटरनेट आया तो वेबसाइट्स आई, www वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा इसको, इन सब के आविष्कार और वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद सोशल मीडिया ने तो क्रांति कर दी, ठीक है ना। तो वहाँ तक आना है आपको। तो उसको बोलते हैं, कंप्यूटर वाले को बोलते हैं थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब कंप्यूटर आए थे तो उसको बोलते थे थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उस दिन मैं सोसाइटी जो आपको बता रहा था, एक बार रिवाइज करा दूँ। उस दिन मैंने जो सोसाइटी बताई थी वो सबसे पहले तो वो वाली सोसाइटी, जंगल वाली, स्टोन एज वाली, जो शिकार करते थे, तो हंटिंग सोसाइटी, हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी। तो
तो हंटिंग सोसाइटी। तो सोसाइटी 1.0 कौन सी है? सोसाइटी 1.0 है हंटिंग वाली, जब मनुष्य शिकार करता था। दूसरी है एग्रीकल्चर वाली, जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई सन 10,000 BC में, 10,000 BC में नियोलिथिक पीरियड, 10,000 BC में जो नियोलिथिक पीरियड है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी, कृषि समाज। और उसके बाद आया इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इंग्लैंड में और मशीनें लगने लगी और कपड़ा हाथ से बुनने के बजाय मशीनों से कपड़ा बुना जाने लगा, सब चीज़ें मशीनों से जब होने लगी तो उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसके बाद आई इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जब कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया और इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने लगे तो उसको बोलेंगे इंफॉर्मेटिव सोसाइटी, सूचना समाज। और 5वें नंबर पे आया स्मार्ट सोसाइटी, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट, सब कुछ स्मार्ट है ना, सब मशीनों से इंटरकनेक्टेड और ऑटोमेटिक। आ गया समझ में? तो ये है सोसाइटी 5.0। इंडस्ट्री 1.0 आपको बताया था स्टीम इंजन, इंडस्ट्री 2.0 इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री 3.0 कंप्यूटर, इंडस्ट्री 4.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लिख लीजिए, ये आपका आज का होमवर्क में भी है, इंडस्ट्री 4.0। तो इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है और सोसाइटी 5.0 चल रहा है। सोसाइटी हमारी 5.0 भी बोलते हैं, 0 भी बोलते हैं, उसमें परेशान नहीं होना है। एक अमेरिकन टर्म है, एक ब्रिटिश टर्म है। तो सोसाइटी 5.0 चल रहा है और इंडस्ट्री 4.0। ठीक है, तो इंडस्ट्री 4.0 में चीजें लिख लीजिए। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सन 2000 से चल रहा है ये। सन 2000 के बाद का जो समाज है वो कहलाता है स्मार्ट सोसाइटी। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कौन से नंबर का? चौथे नंबर का, इंडस्ट्री 4.0। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत मटेरियल आपको लिखना पड़ेगा। हम लोग सिविल सर्विसेज में 4th पेपर में इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीनें इंटेलिजेंट हो रही, कॉग्निटिव अप्रोच आ रही है उनके अंदर, कॉग्निशन आ रहा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लॉ में पढ़ते हैं ना हम लोग, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध वाला। यानी हमारी इंद्रियों को जो पता है, तो ह्यूमन बीइंग जो अपनी इंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से जो चीजें सेंस कर पाता है, वो चीजें कंप्यूटर करने लगा। तो पहले तो मशीनें, कैलकुलेटर तो वो सब नहीं कर पाता था, साधारण कंप्यूटर तो वो चीजें नहीं कर पाता था। लेकिन आंख, नाक, कान जो है वो मोबाइल के आने लगे। मोबाइल ने और बड़ी क्रांति कर दी, क्योंकि पहले तो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा भी था, तो पीसी होना चाहिए था या लैपटॉप होना चाहिए था। अब हम लोगों ने 4G जो मॉडल है उसमें जब हम गए तो क्या हुआ, 3G और 4G में कंप्यूटर में ही इंटरनेट आ गया। उसने तो और बड़ी क्रांति कर दी, क्योंकि हम जेब में लेके कंप्यूटर घूम रहे थे और उसमें इंटरनेट था। ठीक है, तो ये क्रांति जो है, तो आपका जो फोन है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वो सीखता भी है, इसलिए उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन सीखती है, आपके जेब में रखी हुई मशीन सीखती है, अनुभव से सीखती है, उसको एक्सपीरियंस भी आता है। इसलिए आप जो बात चर्चा करते हो ना, वो कैच कर लेता है और सोशल मीडिया उसी के एडवर्टीजमेंट दिखाने लगता है थोड़ी देर बाद। वो फ़ोन बंद तो है, लेकिन वो बंद नहीं है। आपको लॉग आउट होना पड़ेगा, फेसबुक से, गूगल से, जीमेल से, सबसे लॉग आउट होना पड़ेगा। अगर आप लॉग आउट नहीं है, लॉग इन किया हुआ है आपने, तो उसका कैमरा भी चालू है। इसलिए समझदार लोग अपने लैपटॉप के कैमरे पे बिंदी लगा देते हैं, टेप लगा देते हैं, उस कैमरे को दबा देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि कैमरा तो चालू है, आपका कमरा पूरा दिख रहा है उसमें। आपको लगता है हमने उसको ऑफ कर रखा है, ये गलत फहमी है हमारी। वो चालू है, फोन आपका चालू है कंटिन्यूअस, उस दशा में, स्विच ऑफ नहीं है तो। और लोकेशन अगर आपने चालू कर रखी तो आपका पूरा ट्रेवल अकाउंट जा रहा है। इसीलिए तो वो फेसबुक वाला
जो दो लड़का लड़की भाग के जाते हैं तो बहुत आसानी से पुलिस वाले कैसे पकड़ ले, कोई भी पकड़ लेता है, नाबालिग होती है लड़की या ऐसे, तो बहुत आसान होता है। क्योंकि फेसबुक वाला वो विजिट वाले में वो बताता है बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं तो बालाजी गेस्ट हाउस जो है वो उसमें दिख जाता है, फेसबुक ही दिखा देता है, कुछ नहीं तो उसका फेसबुक अकाउंट देख लो। एक आदमी कब कब कहाँ कहाँ भटक के आता है 24 घंटे में। तो सबसे पहले तो आज जाकर के फेसबुक पे वो बंद करो अपना, नहीं तो आपके बारे में पूरी दुनिया देख रही है। कई लोग अकाउंट बना लेते हैं लेकिन क्या क्या बंद करना है फेसबुक पे पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं पॉलिसी। फेसबुक पर अकाउंट बना लेते हैं बस, और फिर मोबाइल में उसको लॉगिन कर लेते हैं और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। वो सारी जो विजिट की हुई जगह है वो सब वो शो करेगा दुनिया को शो करेगा। वो क्या करते हैं, सिम फेंक देते हैं, मोबाइल फेंक देते हैं, नया मोबाइल खरीदते हैं, नया सिम लेते हैं। तो इतनी चालाकी तो उनमें आ गई, लेकिन फिर उसमें फेसबुक से लॉगिन हो जाते हैं तो पुराना सारा डेटा आकर के वहाँ जुड़ जाता है। वो जितना भी आपने फेंका वो सब बेकार हो गया, क्योंकि फेसबुक चलाए बिना तो वो रह नहीं सकता, व्हाट्सएप चलाए बिना रहेगा नहीं। और व्हाट्सएप फेसबुक वाला सबसे पहले एक शर्त रखेगा कि तुम्हारे मोबाइल से जुड़ी हुई सारी डेटा हम करेंगे यूज़, तुम्हारी लोकेशन हम यूज़ करेंगे, सब कुछ। बोलो हाँ भरते हो, तो जब आप हाँ भरते हो तो वो चालू करता है, नहीं तो करता नहीं। आ गया समझ में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके मोबाइल का ये सब चीज़ें सीखना, मशीन लर्निंग दैनिक जिंदगी में समझिएगा इसको, बहुत काम की चीज़ है। तभी तो आप बात करोगे कि वो उसका जो था नाइके का जूता तो बहुत जल्दी फट गया था, एडिडास का मेरे को इस बार लेना है। थोड़ी देर बाद आप फेसबुक में जाके देखो, आपको वो एडिडास के विज्ञापन और उसके पूरे धड़ल्ले से हर 5 पोस्ट के बाद में 6वीं पोस्ट जो विज्ञापन की होगी और जो आपने बात की वही, जबकि फ़ोन बंद था। आप ट्राई करके देख लें। मैं तो चाबी मांग रहा था गाड़ी की, तो चाबी के जो केस होते हैं जिसमें चाबी रखते हैं, छोटे छोटे पर्स होते हैं वो चाबी रखने के, उन सब के विज्ञापन आने लगे। उससे पहले कभी नहीं देखा था मैंने चाबी के पर्स का विज्ञापन। लेकिन जब आप जोर से चिल्लाओगे जेब में फ़ोन है और आप चिल्लाओगे अरे वो चाबी देना कार की, और इतने में तो पकड़ लेगा। अब वो तो तेलुगु में बोलोगे तो भी पकड़ लेगा, क्योंकि विज्ञापन गूगल तो सबका ट्रांसलेशन दे रहा है ना, तो जितनी चीज़ों का ट्रांसलेशन दे रहा है उन सब लैंग्वेज को पकड़ता है वो। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा है। ठीक है, हाँ, मुझे लगता है बहुत ही तेज चीज़ है ये। और सारा इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है ना यूएस, वो इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर है। इसमें करना कुछ नहीं होता, मशीनें सब करेंगी। मशीनों को सिखा दो। तो 3 तरह की लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग सिंपल वाली, वर्चुअल लर्निंग और डीप लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट होती है डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग वो होगी कि वो ऐसी चीज़ें जो छोटे छोटे इमोशंस हैं वो भी, इसलिए गूगल ने जो बनाया ना, गूगल ने बनाया उसने ये इनपुट्स के आधार पर है। अब जैसे दिशा जो बॉटनेट है वो उसका है रेलवे का तो रेलवे का जो रोबोट है वो आपको बोलेगा आपको क्या सहायता कर सकते हूँ मैं, तो दिशा जो है वो आ जाएगा, अपीयर होगा कोने में। IRCTC पे जाते हो तो कोने में एक बोट जो है वो आता है, रोबोट होता है, एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उसने उसकी जानकारी डाली हुई, रेलवे की समय सारणी, ये ट्रेन कब है, फेयर क्या है, भोपाल से दिल्ली की ट्रेन कितनी बजे है, वो सब जो उसमें फीड किया हुआ है वो सब बता देगा। लेकिन जो फीड नहीं किया है वो नहीं बता पाएगा। आप कहोगे कि ट्रंप को कितने वोट मिले थे, तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो रेलवे का है। लेकिन गूगल वाले से वो पूछोगे तो वो ट्रंप के वोट भी बता देगा, क्योंकि उसने वो सब भी डाल दिया। तो करोड़ों इन्फॉर्मेशन, मिलियंस बिलियंस में इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब वो देख रहे हैं कि और जो मनुष्य की इंद्रियां सीख पाती है, क्या वो सीख पाएगा? तो क्या जैसे एलेक्सा होता है, क्या होता है वो, हाँ, एलेक्सा पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, और वो वैसा गूगल वाला है, और आप सब खाना खा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ये जाएगा ना वहाँ, तो कल जाएगा। तो उसकी मम्मी बोल पड़ी ये कैसे जाएगा ना, इसके पास वो नहीं है, गाड़ी नहीं है, और ये कैसे नहीं। तो ऐसे में वो बोल पड़ेगा तो ये उससे तो जा सकता है ना भाई मेट्रो तो जा रहा है ना, वहाँ से वहाँ तक जाता है, तो उसमें बैठ जाए, उसमें क्या हो गया। यानी वो परिवार के सदस्य की तरह बीच में इंटरफेयर करने लगेगा। तो ह्यूमन सेंस उसमें आ गए हैं, गूगल ने वो बना लिया। तो ये तो बहुत बड़ी क्रांति है। तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत गहराई तक धंसने वाली है ये चीज़ें, और बहुत इंटरफेयर करने वाली हैं।
और बहुत सारी चीज़ें लीक होने वाली हैं और ये सब, और पेगासस तो आ ही गया, मोदी जी और हमेशा उसी से कमा खा रहे हैं ठीक है, तो उसी से वो सारी सफलताएं होती हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो ये और चमत्कार पैदा करेगा। तो पढ़िए, बहुत ही रोमांचक चीज़ है। और अभी युवा जो है इसमें जा रहे हैं और खूब अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप ले रहे हैं, दुनिया जो है उसको स्वागत कर रही है, वेलकम हो रहा है, और बहुत पैसा है इस फील्ड में, क्योंकि सारा वो इसी पे मेटावर्स जो है वो टिका हुआ है, क्योंकि वो हमारी सेंसेस को कैच करेगा, पेड्स को कैच करेगा। हाथ में जो आपने पेड पकड़ रखे हैं, गेम वाले करते हैं ना, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, वो चिल्लाता रहता है रात को 3-4 बजे। पहले तो मुझे लगा कोई तबीयत खराब है लगता है, बाद में पता चला वो गेम खेलता है। तो हमेशा उधर से भी आवाज़ आती रहती है, रियल आवाज़ें आती है, इधर से भी वो चिल्लाता रहता है, कभी भी जोरदार चिल्ला देता है, मारो इसको और इसको पकड़ो, और उधर से वो भी पता नहीं क्या, वो पबजी खेलता है, क्या करता है। तो वो सब मेटावर्स में, तो ये सब फीलिंग टच, तो ये फीलिंग वाले टच जो है ये आने लग जाएंगे। आप देखेंगे, आंखें देखेगी। आपने इधर देखा, किसी मॉल में चले गए आप अमेरिका के, और अगर आप मेटावर्स में हो और मॉल में यदि आपने किसी चीज़ को छूने की कोशिश कर रहे हैं और अटेंडेंट वहाँ होगा तो वो आ जाएगा और आपको तो ऐसा लगेगा जैसे आप खुद ही शॉपिंग कर रहे हो, जबकि आप अपने घर पे सोए हो गॉगल लगा के। और आपने देखा उधर, आंखें उधर घुमाई तो मॉल का उधर का सीन दिखने लग जाएगा, आप आंखें ऊपर घुमाओगे तो ऊपर का दिखने लग जाएगा। तो आपके बॉडी मूवमेंट के आसपास वो आपको मॉल दिखाएगा। और वहाँ अगर कोई दूसरा आदमी है तो उससे आप बात भी कर सकते हो कि आपने क्या ले लिया, आपके हाथ में ये है, ये कितने का लिया, अच्छा ये किधर रखा हुआ है, तो बोले आप पीछे वाली लाइन में जाओ, तो आप पीछे वाली लाइन में जाओगे वहाँ, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। आप प्राइस पूछ सकते हो, क्वालिटी पूछ सकते हो, उस प्रोडक्ट को छू सकते हो। अगर आपने पे करने के लिए बोल दिया तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और फिर वो अमेज़न वाला या कोई आपके घर फेंक जाएगा 2-3 दिन बाद, ठीक है ना। तो वो खरीदारी हो गई। ये है मेटावर्स। तो मेटावर्स भी लिखो, मेटावर्स लिखो, ये सब चीज़ें हैं। तो और ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग काम आएगा, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा, वैसे तो लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है, आज तो टाइम हो गया, ठीक है, तो फिर कभी बताएंगे आपको। चल, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की